Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 6, General Science 6 class. This chapter is about air and atmosphere. Last lesson, we discussed composition of atmosphere. Composition of air and different layers of atmosphere they were discussed. I shall ask few questions. What was the composition of air? Major components of air that I discussed. Who will tell me the major components of air? बेटे एयर के अंदर कौन से कंपोनेंट्स मैंने बताया था जो ज्यादा मिकदार? यस सर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आप कह सकते हैं. अदर गैसेस आर आल्सो देयर, बट मेजर प्रोपोर्शन जो है वो इन गैसेस का है. नाइट्रोजन कितने परसेंट बताई थी? सर 78। 78 बिल्कुल ठीक. चलिए आप में जैसे कुछ वो बताएंगे. अब्दुल रऊफ बताएंगे. अब्दुल रऊफ बेटे आप बताएंगे कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है? सर शुरू में आता है तो फिर आपसे बात करता है. ओके, भाविक. एक्सक्यूज मी सर. यस सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने पड़े? सर कैन आई टेल? अब्दुल्ला इरशाद. 21. ओके, सर 21%. 21%. ओके. एक्सक्यूज मी सर. Layers of atmosphere. Yes. सर मैंने आपको कल साइंस का बेसिक फैक्ट का टेस्ट दिया था सर, मैंने आपने मार्क्स ही नहीं लगाए. ओके, आपने नाम नहीं लिखा होगा. सर मैंने नाम जियान महिउद्दीन. एक पेपर मेरे पास है जिसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ. तो जब कल आएंगे ना तो आप देखिए तो बता दें, लग जाएंगे ना. खुद ही चला गया था वो. ओके ओके बेटे, खुद ही गया. इन क्लास यू कैन डिस्कस इट. योर मार्क्स विल बी अपडेटेड. दैट्स जस्ट विद मी. बेटे जो नाम नहीं लिखते बच्चे तो उनके नंबर जो हैं वो एंटर नहीं हो सकते. जब आप अपना टेस्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे. ओके बेटे, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मैंने बताया था. कितनी लेयर्स बताई थी? अयान सगीर. सर 4 लेयर्स. 4 लेयर्स. तरतीब से लेयर्स कैसे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ. सबसे पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर. उसके बाद मेसोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फियर. अगर आप तरतीब से बात करें तो ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फीयर. मीजोस्फियर. थर्ड लेयर मीजोस्फियर. ये टेम्परेचर जोन्स हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं लेयर्स के. तो डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स की बेस पे एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया. थर्ड फोर्थ लेयर कौन सी है? थर्मोस्फियर. थर्मोस्फियर जो है, थर्मोस्फियर का इवन जो आउटर रीजन है एक्सोस्फियर उसको कहा जाता है, लेकिन अमूमन जो लेयर्स की बात की जाती है एटमॉस्फेयर की लेयर्स का पूछा जाए तो ये 4 लेयर्स ही आप कंसीडर करेंगे. ठीक है, एक्सोस्फियर ये बाहर वाला रीजन है. एटमॉस्फेयर की 4 रीजन ही ये नहीं कंसीडर करेंगे. आउटर रीजन जो है इसका उसका थर्मोस्फियर का उसको एक्सोस्फियर कहते हैं, लेकिन आप 4 कंसीडर करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे जब भी पूछा जाए. ओके, नेक्स्ट हमने इसके अलावा जो चीजें स्टडी की, फोटोसिंथेसिस क्या होती है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? सर कहना है. यस. सर फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद ही बनाते हैं सनलाइट से एनर्जी लेके. ओके. अच्छा बेटा, ये कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो जो है वो टाइम देते हैं स्टडी को, लेकिन सारे बच्चे इक्वल पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही क्लास के अंदर और ना ही घर में टाइम देते हैं. तो बेटे सब बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी को देने की कोशिश किया करें.
ताकि बाकियों के पैरेलल आप भी चल सकें। आप टेस्ट रैकेट में भी देखते हैं कुछ बच्चे पूरे पूरे नंबर ले रहे होते हैं, कुछ थोड़े नंबर ले रहे हैं, तो मेहनत करें, सारे आप एक जैसे हैं, नो डिफरेंसेस देयर। Today's lesson will start from combustion। जब तक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो combustion से आगे हम पढ़ेंगे। If you are to ask any question, you can। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर डॉन और डस्क वो टाइम है ना जिसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक ही उसमें हो रहे होते हैं। एक ही रेट से, इक्वल रेट से हो रहे होते हैं। डॉन मैंने सुबह का टाइम बताया था, डस्क शाम का टाइम बताया था। सुबह का टाइम कौन सा? सूरज तुलू होने से पहले का, और शाम का सूरज गुरूब होने के फौरन बाद का जो टाइम है। ये ऐसे टाइम है कि जिस वक्त आपको लाइट नजर आती है लेकिन सूरज उस वक्त नजर नहीं आता। तो इस वक्त जो फोटोसिंथेसिस का रेट है ये रेस्पिरेशन के इक्वल होता है। यानी पौधे जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो सारी यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वो सारी की सारी फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर से ना कोई गैस ये लेते हैं ना कोई गैस रिलीज करते हैं। इसको बेटे नाम दिया जाता है कंपनसेशन पॉइंट। अब बड़ी क्लासेस में बायोलॉजी में पढ़ेंगे, कंपनसेशन पॉइंट इसको कहा जाता है। इस टर्म को क्या कहते हैं? कंपनसेशन पॉइंट, COMPENSATION, compensation point, POINT। Any other question? No, sir. Okay, beta, combustion. We start from combustion. Combustion means burning। combustion मतलब क्या है? जलने का जो प्रोसेस है उसके लिए साइंटिफिक टर्म यूज होती है combustion। फ्रेंच साइंटिस्ट लेवाइजर ने ये देखा कि सब्सटेंसेस जो हैं ऑक्सीजन को यूज करते हैं, हवा में से ऑक्सीजन को लेते हैं, अपने साथ मिलाते हैं, जब वो बर्न करते हैं। कहा उसने देखा कि कोई भी चीज जब जलती है तो हवा की ऑक्सीजन के जरिए जलती है, और उसके जलने के दौरान लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और यूजुअली फ्लेम्स जो हैं दे कैन बी सीन। अब आग देखते हैं, आग के शोले जो देखते हैं, तो ये बर्निंग का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो कंबस्टिबल चीज है, तो ऐसी चीज जो जल सकती है, कोल है, ऑयल है, वुड है, पेपर वगैरह, जब ये जलते हैं तो ऑक्सीजन की मदद से जलते हैं, और इससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, फ्लेम से लाइट प्रोड्यूस होती है, और फ्लेम्स वगैरह हम देख सकते हैं, हीट को फील कर सकते हैं और फ्लेम्स को देख सकते हैं। Burning a candle or a piece of charcoal, they are examples of combustion। कैंडल का जलना, ये मोमबत्ती का जलना जो है, या चारकोल का जलना, चारकोल है कार्बन की फॉर्म होती है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म चारकोल, आप कोयला कह सकते हैं। तो इनका जो जलना है ये कंबस्शन की एग्जांपल है। एज वेल एज एनर्जी, यानी एक तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ कंबस्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है, प्रोड्यूस होता है कंबस्शन के प्रोसेस में एनर्जी के साथ साथ। फॉर एग्जांपल गैस मीथेन को देखें। मीथेन गैस, ये जो हम सुई गैस यूज करते हैं ना घरों में, इसको सुई गैस तो इस वजह से कहते हैं कि जिस मकाम से निकलती है उस जगह का नाम सुई है। ठीक है, सुई जगह का नाम, इस वजह से इसको सुई गैस कहते हैं। तो इस सुई गैस के अंदर 85% मीथेन गैस होती है। मीथेन का फार्मूला है CH4, यानी एक एटम कार्बन का और 4 एटम हाइड्रोजन के मिले तो एक मॉलिक्यूल मीथेन गैस का बनता है। तो बताया कि इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन है। मीथेन गैस में कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं, दो किस्म के एलिमेंट्स जो मीथेन में पाए जाते हैं। जब ये मीथेन गैस जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मीथेन गैस के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। इसकी वर्ड इक्वेशन ये मेंशन की गई है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब भी वर्ड इक्वेशन पूछी जाए मीथेन की कंबस्शन की,
तो आपने इसको यूं लिखना होगा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन मींस मीथेन ऑक्सीजन को साथ मिलाकर जल रही है। मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। तो बनता क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। इवन साथ आप प्लस एनर्जी लिख सकते हैं क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है। सर Next, बर्निंग से वाटर कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं? बेटे बर्निंग का मतलब ये नहीं कि पानी जल रहा है। हाँ, आपका कहना है कि बर्निंग से वाटर प्रोड्यूस कैसे होता है, आपको वाटर पानी की फॉर्म में लिक्विड स्टेट में नजर नहीं आता, इस वजह से आपको कंफ्यूजन है। बेटे वाटर की 3 स्टेट्स हैं। वाटर लिक्विड स्टेट में है, जिसको क्या हम पानी कहते हैं, पीने में यूज करते हैं, वॉशिंग में या अदर पर्पसेस में। बेटे यही वाटर जब सॉलिड फॉर्म में होता है हम उसको बर्फ कहते हैं, और यही वाटर जब गैसियस स्टेट में होता है तो उसको हम स्टीम कहते हैं। हवा में जो नमी होती है वो वाटर होता है, हमें वो नजर नहीं आता। तो कोई भी चीज जब जलती है, हाइड्रोकार्बन खास तौर पे जब ये जलते हैं तो इनके जलने के दौरान वाटर प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस होता है, स्टीम में स्टीम की फॉर्म में होता है जो हवा में शामिल हो जाता है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन प्रोडक्ट जरूर होता है। हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, लेबोरेटरी में उसको टेस्ट कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, हर प्रोडक्ट को हम अलग-अलग चेक कर सकते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट बना है। बेटा क्लियर है आपको क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। बेटा फ्रैक्शन कहते हैं पार्ट्स को, डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी मिक्सचर को बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस की बेस पे अलग किया जाता है। जैसा सिंपल डिस्टिलेशन आपको सेपरेटिंग टेक्निक बताई थी प्योरिफिकेशन की, वाटर को हम हासिल करते हैं बाय डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर। उसमें हम सी वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर्स में कन्वर्ट होता है। वेपर्स को कंडेंस करके हम प्योर स्टेट में वाटर हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी जो सॉल्ट्स होते हैं उनके तो मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो जो हमारे पास रेसिड्यू पीछे जो रह जाता है वो उसके अंदर रह जाते हैं। यानी हमारा जो कंटेनर होता है जिसके अंदर हमने सी वाटर डाला हुआ था उसको बॉयल कर रहे थे, वो उसी में रह जाते हैं, सिर्फ पानी अलग हो जाता है। वो है सिंपल डिस्टिलेशन, वो प्योरिफिकेशन की टेक्निक है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, इसमें हमारे पास मिक्सचर होगा डिफरेंट लिक्विड्स का। डिफरेंट लिक्विड्स का जो मिक्सचर है, जिसके अंदर से हम उन सारे लिक्विड्स को डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे अलग अलग करेंगे, तो हम कहेंगे इट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपके यहाँ जो टॉपिक है ये एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। जैसा आप जानते हैं कि एयर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन वगैरह, आर्गन है, डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। तो इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, प्रॉपर्टी के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स का होना, कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंट होना, तो इससे फायदा उठाते हुए हम इन कंपोनेंट्स को अलग-अलग करते हैं और प्रोसेस कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। मींस एयर की फ्रैक्शंस को अलग करना, एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। अब हम अलग कैसे करते हैं, प्रोसेस होता है। हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की लार्ज क्वांटिटीज को जब हासिल करना चाहते हैं तो एयर को सबसे पहले हम लिक्विफाई करते हैं, यानी लिक्विड में इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उसको फ्रैक्शनली डिस्टिल करते हैं। फ्रैक्शनली डिस्टिल करना मीन कि फ्रैक्शंस को अलग अलग करना। सबसे पहले क्या किया जाता है कि एयर को हम फिल्टर करते हैं ताकि उसके डस्ट वगैरह रिमूव हो जाए। बेटे म्यूट रहें सब बच्चे, बेटे म्यूट हुआ करें सब बच्चे, म्यूट हुआ करें, जिसकी तरफ से कोई आवाज खास तौर चेक कर सर यस सर आप फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड का दोबारा मीनिंग बता देंगे? ठीक है। फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड का मतलब देखें, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से डिफरेंट फ्रैक्शंस को हासिल करना। फ्रैक्शंस किसे कहा जा रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर को। ठीक है, एक मिक्सचर आपके पास है ना जिसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको फ्रैक्शंस कहते हैं, और डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हुए उन कंपोनेंट्स को अलग अलग करना, हम इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जब एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है उसे कहते हैं फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड एयर।
हम कहेंगे इट इज एयर इज बीइंग फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड, कि हम एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके बेटे, सबसे पहले हम एयर को फिल्टर करेंगे ताकि उसके अंदर से डस्ट वगैरह रिमूव कर दें। उसके बाद हम उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, और उसको कंप्रेस करते हैं, यानी प्रेशर ज्यादा अप्लाई करते हैं ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, लिक्विड या कहा कि सिक्वेश्ड, सिक्वेश्ड भी क्या होता है? कंप्रेस करना, प्रेशर को बढ़ाना। तो एयर को हम ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम प्रोवाइड करेंगे। लो टेम्परेचर जो है, इससे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे। बट यहाँ से यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन। You are raising your hand. ओके बेटे, एयर को हम कंप्रेस करते हैं और कूल करते हैं if until it reaches -200 डिग्री सेंटीग्रेड। -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम एयर का टेम्परेचर कम करेंगे। अब इस टेम्परेचर पे जो एयर है वो लिक्विफाई हो चुकी है, यानी लिक्विड स्टेट में है। जब एयर लिक्विफाई हो रही होती है, ठंडा कर रहे होते हैं इसको, वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंस होते हैं और उसको हम रिमूव कर देते हैं बाय स्पेशल फिल्टर्स। ठीक है, वाटर जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, वाटर के वेपर्स, ड्यूरिंग दिस कूलिंग प्रोसेस, और उनको हम अलहदा कर लेते हैं। तो पानी के अंदर, हवा के अंदर मॉइस्चर मौजूद है ना, नमी होती है, उसको हम पहले ही अलहदा कर लेते हैं फिल्टर्स के जरिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये -79 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब टेम्परेचर पहुंचता है कूलिंग के दौरान, तो ये फ्रीज हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। -79 पे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीज हो जाती है, तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसको भी हम अलहदा कर लेते हैं। उसके बाद दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हवा के रह जाते हैं लिक्विड में। एक उसमें ऑक्सीजन है और दूसरी नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बता सकते हैं कि -183 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, या -196 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर है? कौन बताएगा? सर कहना है ओके बताएं। मोहम्मद अहमद इज सर वेरी एक्टिव। ओके, -196 ज्यादा है। कोई और बच्चा बता सकता है? सर -183 ज्यादा है। -183 ज्यादा है। -183। वाकिफ भी कहता है कि -183 ज्यादा है। अयान सगीर क्या कहता है? सर -183 ज्यादा है। पहले मैं और लड़कों से पूछना चाहता सर हूँ। -180। आदिल रफीक क्या कहता है? सर आदिल 190। -196। ओके, मैं और पूछूंगा। हमदान अंजम, बेटे आप बताएंगे। चलें, जो बच्चे कहते हैं कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर है एज कंपेयर टू -183, वो हैंड्स रेस करें। वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनका कहना है कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है टेम्परेचर -183 से। अली तासीर बेदी, और इन दो को कंपेयर करना है। आदिल रफीक का भी ये कहना है, और साथ सफदर भी कहता है कि -196 ज्यादा है। और सर आप ये पूछ रहे हैं कि ज्यादा ठंडा कौन सा है या ज्यादा गर्म कौन सा है? हाई टेम्परेचर कौन सा है? हाई को समझते हैं ना, ज्यादा टेम्परेचर, हार्ड की सर बात हो रही है। -79 है। -196 को और -183, इन दो को कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये बच्चे कहते हैं कि -196 ज्यादा टेम्परेचर है। चलें आप जरा मेरी बात सुने। पानी अगर रूम टेम्परेचर पे है, सब बच्चे तवज्जो रखना, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 20 डिग्री हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री, ठीक है, इस रेंज में होता है। जब उसको हम ठंडा करते हैं, वो बर्फ बनता है,
तो 0 डिग्री के करीब टेम्परेचर आता है, ठीक है, 0 के करीब ले आते हैं उसको, यानी 20 से कम होता होता 19, 18, 17, कम होता होता 10 डिग्री, 5 डिग्री, ठीक है, 4, 3, 2, 1, फिर 0 डिग्री पे आता है तो वो बर्फ बन जाता है। तो आप बताइए टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? सर कम हो सर रहा है। कम हो रहा है। ओके ओके, कम हो रहा है। बेटे लाइन ऑफ इंटीजर्स आपने पढ़ी है मैथ में? सर पढ़ी है। जो 0 से स्टार्ट होते, 0 सेंटर में है, 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं। आप जैसे राइट से लेफ्ट साइड को जा रहे होते हैं तो वैल्यूज कम होती हैं या बढ़ती हैं? सर कम सर होती है। कम होती है। कम होती हैं, बिल्कुल ठीक, कम होती हैं। तो आप 2, 1, फिर 0 पे पहुंचे, फिर -1, -2, -3। आप ये जो माइनस की तरफ जा रहे हैं तो ये लो वैल्यू आ रही है या ज्यादा वैल्यू आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है? लो वैल्यू। लो आ रही है। तो बेटा टेम्परेचर को भी तो हम ऐसे ही मेजर कर रहे हैं, ऐसे ही शो कर रहे हैं। तो माइनस में बेटे याद रखो, जो वैल्यू माइनस में सबसे बड़ी आपके पास हो वो सबसे कम होती है। दो वैल्यूज को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी बड़ी आपको नजर आ रही हो लेकिन वो माइनस में है तो वो दूसरी से छोटी होती है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड ये लो टेम्परेचर है -183 के निस्बत। अच्छा बेटे, अब आपको पता चल गया टेम्परेचर का कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये लो टेम्परेचर है -183 के निस्बत, ठीक है। ये प्रोसेस आप नीचे देखें डायग्राम में जो शो किया गया, इधर हवा को कलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे उसको कंप्रेस करके, ठीक है, लिक्विफाई कर रहे हैं और फिर लिक्विड एयर को रिलीज कर रहे हैं इस डिस्टिलेशन टावर में, इसे कहते हैं डिस्टिलेशन टावर। तो लिक्विड एयर का बताया कि इट पासेस इनटू द वार्म बॉटम ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये है, फ्रैक्शंस हिस्सों को कहते हैं ना, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्यों कहा? क्योंकि इसके जरिए हम फ्रैक्शंस को अलग-अलग करते हैं। Liquid air passes into the warm bottom of a fractionating column. It only takes the slightest warming for the liquid nitrogen to boil at the bottom of the column. बताया कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसको थोड़ी सी हीट चाहिए बॉयल करने के लिए, बॉयल करके कॉलम के अंदर राइज करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है -196 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर है, ठीक है, बहुत ही कम टेम्परेचर है। बहुत कम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर हीट होगी तो ये फौरन ही राइज हो जाएगी ऊपर को, ठीक है, ऊपर को उठ जाएगी गैसियस फॉर्म में। यही वजह है कि आपको यहाँ पे बताया कि इट टेक्स ओनली स्लाइटेस्ट वार्मिंग फॉर द लिक्विड नाइट्रोजन टू बॉयल एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। कि जैसे बॉटम पे आपने लिक्विड एयर को इंट्रोड्यूस करवाया है इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, तो नाइट्रोजन फौरन ऊपर राइज कर जाएगी। नाइट्रोजन राइजेस टू द टॉप एंड इज पाइप्ड ऑफ एंड स्टोर्ड, ठीक है, उसको हम अलग कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन कलेक्ट्स एट द बॉटम ऑफ द कॉलम एंड इज पाइप्ड ऑफ एंड स्टोर्ड, ठीक है। जो लिक्विड ऑक्सीजन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन ये लोअर, ये कंडेंसर लगे होते हैं, यहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन मिल गई है, नाइट्रोजन ऊपर को चली गई, वहाँ इस कंडेंसर से हमें अलग हो मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने ये दोनों गैसें जो हैं वो अलग-अलग कर ली हैं। यस सर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? बेटे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल हो चुकी, वो तो सबसे पहले हो गई थी, आपको बताया ना। एक मिनट बेटे, एक बच्चे का क्वेश्चन पहले कंप्लीट होने दिया करें। बेटे यहाँ मैंने आपको बताया -79 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन डाइऑक्साइड तो फ्रीज हो गई थी, ठीक है, सॉलिडिफाई हो गई थी और उसको हमने अलग कर लिया था। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो गैसें रह गई थी। सबसे पहले हमने वाटर वेपर्स को अलग किया था और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को, और बाद में हमने दो गैसें जो रह गई थी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उनको सेपरेट किया। बताया कि नाइट्रोजन liquid oxygen collects at the bottom of the column, it's piped or stored. Since argon has a boiling point very near to that of oxygen, a second fractionating column जो है
इट इज यूज्ड टू सेपरेट आर्गन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को सेपरेट कर लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो हम आर्गन की लेते हैं। आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट है आर्गन का, ये -185 आता है, -186 जो है इसके करीब आता है, ऑक्सीजन के करीब होता है। तो जो सेकंड फ्रैक्शनेटेड कॉलम है उसमें हम आर्गन को सेपरेट करते हैं फ्रॉम ऑक्सीजन। देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन हासिल हुई कितने टेम्परेचर पे? -196 पे, -196 पे। उसके बाद ये टेम्परेचर राइज होता हुआ जब गया है इस पे -186 पे, -186 ज्यादा है ना -186 से, तो -186 पे आर्गन जो है वो सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद जब मजीद टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होगा और -193 पे पहुंचेगा तो यहाँ पे बेटे ऑक्सीजन हासिल होगी। हाँ जी, समझ आई आपको? सर कल टेस्ट होने हैं। बेटे बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक जो टेस्ट है वो होंगे। तो इस तरह से बेटे हमने एयर में से डिफरेंट गैसेस को अलग-अलग कर लिया। नाउ वी आर टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस गैसेस। यस सर, वो जो सा शेड्यूल था वो मेरे से डिलीट हो गया, आप दोबारा सेंड कर देंगे? मैं दोबारा सेंड कर दूं। अभी कर दें सर, मैं देख। Okay, after this lesson I shall send it. Be attentive. Properties of gases in the air. हवा के अंदर जो डिफरेंट गैसेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज को देखें। गैसेस का बताया कि दे आर नॉट एज इजी टू स्टडी एज सॉलिड्स और लिक्विड्स। कि जैसा हम सॉलिड्स को या लिक्विड्स को स्टडी करते हैं, गैसेस को स्टडी करना इस कदर इजी नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है? गैसेस आर इनविजिबल। गैसेस को हम देख नहीं सकते। They are difficult to keep as they quickly find their way out of tiny holes or cracks. ठीक है, बारीक सुराख हो, बेशक बारीक क्रैक्स हो, ठीक है, बारीक क्रैक्स वगैरह हो, दरारें सी हो, सुराख हो, तो उनमें से escape कर जाती हैं। इसलिए इनको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। Yet as we will see, gases are very important. अब gases important तो बहुत हैं, इसलिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज का मालूम होना चाहिए। ये कुछ गैसेस की जो इंपॉर्टेंट गैसेस हवा में पाई जाती हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपको बताई जा रही हैं। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन बेटे तकरीबन 4/5 या तकरीबन 80% जो एयर का है बाई वॉल्यूम वो नाइट्रोजन गैस है। आपने देखा ना कि 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है, जस्ट उसको उन्होंने राउंड फिगर में बताया कि 80% नाइट्रोजन है। ये कलरलेस गैस है विच डज नॉट हैव अ स्मेल। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है, ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ और कंबस्टन। इसको रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम यूज नहीं करते, ये बर्निंग के प्रोसेस में भी यूज नहीं होती। ठीक है, बर्निंग के प्रोसेस में कंबस्टन बर्निंग होता है ना प्रोसेस, तो इसमें भी यूज नहीं होती। ना ही ऑर्गेनिज्म इसको रेस्पिरेशन वगैरह में यूज करते हैं, ना ही ये फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। इसलिए हम इसको लाइफ गैस तो नहीं कह सकते। ये इनर्ट है। इनर्ट कहते हैं जो रिएक्शन ना करे दूसरे एलिमेंट्स के साथ, इनर्ट या अनरिएक्टिव है। although it does form a number of oxides. ऑक्साइड्स वो एलिमेंट्स हैं जो नाइट्रोजन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलने से बनते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलती है तो बनने वाले कंपाउंड्स को हम नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है, ऑक्सीजन के साथ, तो फिर इसके जो कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑक्साइड्स कहते हैं। नाइट्रोजन को मैन्युफैक्चर करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, जो कि अभी आपने प्रोसेस देख लिया। और यूज कहाँ होती है बेटे? नाइट्रोजन का जो मेजर यूज है वो अमोनिया की प्रिपरेशन में है। ये हापर प्रोसेस कहलाता है, साइंटिस्ट हापर के नाम पे, जिसने अमोनिया को प्रिपेयर किया नाइट्रोजन यूज करते हुए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया गैस बनाई जाती है। तो नाइट्रोजन से नायलॉन और अदर आर्टिफिशियल फाइबर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ये जो अमोनिया बन रही है, अमोनिया गैस का ये आगे यूज बताया जा रहा है। फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होती है, खाद्य बनाने में, जैसा यूरिया मैंने आपको बताया फर्टिलाइजर है।
Ammonia is also converted into nitric acid, which is used for making dyes. Dyes क्या होते हैं? Coloring substances. Colors, different materials को colors करने के लिए, different colors देने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो pigments हैं. Explosives, जो ये धमाका के अशिया होती हैं, बारूद वगैरह, वो बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, एंड मेनी अदर यूजफुल केमिकल्स जो हैं वो इनसे बनाए जाते हैं. लिक्विड नाइट्रोजन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इज यूज्ड फॉर कूलिंग मटेरियल्स टू अ वेरी लो टेंपरेचर. चीजों को लो टेंपरेचर पे रखने के लिए, ठंडा करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का हम यूज करते हैं. नाइट्रोजन occurs naturally in compounds such as proteins and nitrates. ठीक है, प्रोटीन्स हों, नाइट्रेट्स वगैरह हों, तो इन कंपाउंड्स की फॉर्म में नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी कंबाइंड फॉर्म में. हवा में तो ये फ्री स्टेट में भी मौजूद है, और कंपाउंड्स की फॉर्म में प्रोटीन्स जो हैं ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, और जो नाइट्रेट्स वगैरह हैं वो भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं. बट एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस. If you are to ask any question, you can. Some students have raised their hands. किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछें. No question? No, sir. Okay. No, sir.